एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल जर्नल। एंड आज हम पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और मैं पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि फोर्स क्या होता है और किसी भी प्लेनेट के थ्रू अर्थ के जो कोई अर्थ होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई भी चीज़ नीचे गिरती, जब हम उसको रिलीज करते हैं तो नीचे ही क्यों गिरती है, कितना फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की बातें हमने 0-1 लेक्चर में करी। आज का जो वीडियो है वो है 0-2 और आज जो है ग्रेविटेशन के कंटिन्यूएशन में हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने एक्सेलरेशन जरूर पढ़ रखा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं मैं एक्सेलरेशन क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा। अब हमें आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आइए हेडिंग डालें, किताब कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और जो भी चीजें हैं अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको मिलने वाले नहीं है। आप ये जो खुद से आप जो नोट्स बनाओगे वही सबसे बेस्ट नोट्स हैं। तो कॉपी किताब लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उस डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए और कंप्लीट करिएगा कि जो लेक्चर है ये 1 गो में आप देखो, क्योंकि एक फाउंडेशन आपका कोर्स है ये। तो कोशिश ये करिएगा कि 1 गो में आपका जो लेक्चर है इसको आप खत्म करिएगा। ओके, तो चलो हेडिंग डालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज मैं बहुत खुश हूं और खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि चलो बात बताता हूं। हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा फ्री फॉल का, कि ये फ्री फॉल एक्चुअली होता क्या है। फ्री फॉल के बारे में हमें समझना होगा। फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? तो देखो, फ्री फॉल क्या होता है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अर्थ की ग्रेविटी में। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। तो जब हम अर्थ की ग्रेविटी में किसी भी चीज को रिलीज करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, क्या करता है, फ्री फॉल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल होना। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया हमने, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के सहारे हमने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब उसका मोशन क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? अर्थ की ग्रेविटेशन डिसाइड करेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन an object moves freely towards earth, then the motion is said to be free fall। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली अर्थ की तरफ गिरता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या होता है, अर्थ की तरफ गिरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। अब फ्री फॉल देखो, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को जब मैं नीचे की तरफ रिलीज कर रहा हूं तो ये भी गिर रहा है, इसको ही फ्री फॉल बोलेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ये भी आपका फ्री फॉल है। फ्री फॉल मीन के बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि भाई यही फ्री फॉल है और जो है ये फ्री फॉल नहीं है। बट फ्री फॉल मीन क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया, अब उस पर जो भी फोर्स वगैरह लगेगी वो सारी की सारी ग्रेविटी देखेगी। तो ये भी है, ये जो चीज है इसको भी रिलीज करना बोलेंगे ग्रेविटी की फील्ड में, और जो है आपका इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी आपका ग्रेविटेशन में अर्थ की जो ग्रेविटी है उसमें रिलीज करना बोलेंगे। तो चाहे ये वाला केस हो, चाहे आपका ये वाला केस हो, चाहे ऐसे वाला केस हो, चाहे ऐसे वाला केस हो, कोई भी आपका जो केस हो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो फ्री फॉल आपका क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड जो है फ्री फॉल। अब बात ये आती है कि फ्री फॉल होता क्यों है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब नीचे गिरता है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्यों आया है। तो देखो आप,
आपको मैंने कई बार पिछले भी लेक्चर्स में बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगता है, तो अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, एक एक्सेलरेशन आती है। क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, अब उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, एक अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, बैलेंस फोर्स लगाओगे तो भाई वो तो इनर्शिया को मेंटेन करेगा। अगर इनर्शिया को आपको ब्रेक करना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या किया, एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास भी मास होता है, अर्थ जो होता है, अर्थ के पास भी मास है, तो क्या करते हैं कि सारे 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 ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो नीचे की तरफ खींचती है। क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। यानी एक ग्रेविटेशन फोर्स से खींचती है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, जो ग्रेविटेशन फोर्स आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। Gm1m2 ये फॉर्मूला आया था, जहां पे जो G होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m2 आपका जो है मास होता है दो ऑब्जेक्ट का बीच में, और ये आपका रेडियस ऑफ स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी फोर्स लगती है जब वो अर्थ के कांटेक्ट में रहता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रेडियस हो जाएगा। तो बात ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। अब ये एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कब होगी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, कितनी होगी, अगर हम किसी सर्टेन हाइट पे जाएंगे ऊपर अर्थ से तो कितना जो ग्रेविटी होगी, सॉरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितना चेंज होगा, अगर डेप्थ में जाएंगे तो कितना चेंज होगा। फिर हम ये देखेंगे कि क्या अर्थ के शेप एंड साइज से भी कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आज का जो पूरा टॉपिक है, आज का जो पूरा लेक्चर है, वो आपका प्योरली किस पे बेस्ड होने वाला है, वो आपका प्योरली बेस्ड होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, सारी चीजें नोट कर लिया करो आप। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो, अब ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका स्मॉल जी होता है, ये आपका स्पेशली किसके लिए होता है, अर्थ के लिए डिफाइंड होता है। ये या अर्थ के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, उसको स्पेसिफिकली हमने क्या दे दिया गया, उसको स्पेसिफिकली हमने क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया गया, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जी मतलब क्या होगा, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी से बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो जनरल टर्म है, लेकिन जब हम जी लिखते हैं तो जी समझ जाना कि हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली अर्थ के ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो जी हमने क्या दे दिया, एक स्पेसिफिक सिंबल दे दिया गया है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, तो हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो आपका जी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसके पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है। तो लिख देंगे इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हमने देख लिया इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका अगर इसके पास दोनों क्वांटिटी है तो ये आपका ऑल्टर वेक्टर हो जाएगा, और इसको भी लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अब देखो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तो देखो एक्सेलरेशन होता है, तो ये भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है, ये भी क्या है आपका एक तरह का एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या है आपका, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ बातें हमने देखी हैं इसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसके पास।
और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जी, की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है कैपिटल जी एम मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेसिकली प्लैनेट की बात करें, जिस भी प्लैनेट की हम बात करते हैं तो ये है। तो ये जो जी होता है, जी का फॉर्मूला ये होता है, क्या है यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी जो है आपका, ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने बात करी थी ना, वही है। ये आपका कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, जिस भी प्लेनेट की आप निकाल रहे हो, जिस भी प्लेनेट का आप ग्रेविटी निकाल रहे हो, जिस भी प्लेनेट का क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो, तो उस प्लेनेट का क्या है, मास है। तो यहाँ पे है मास ऑफ प्लेनेट। क्या है, मास ऑफ प्लेनेट। और ये जो है आपका, ये आपका रेडियस, उसी रेडियस होगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट है। तो ये चीजें हुई जो है हमें देखनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन आया कैसे है, ये हमें देखना है, इसका डेरिवेशन क्या है। तो कई बार स्कूल में भी ये जो है 5 नंबर में आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। डेरिवेशन बेसिकली हम करने वाले हैं आज की क्लास में। सो चलो, इतनी सारी बातें आपने नोट कर ली होगी, उम्मीद करता हूं मैं। तो इरेज कर दूं मैं। ओके, सो 1 2 3 इरेज कर रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दो। चलो भाई देखो, तो गाना नहीं गाते हैं भाई, पढ़ाने आया हूं तो पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका जी है। अभी हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो है हमारा टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपका क्या आने वाला है हमने देख चुके हैं। यानी हमारा जो आने वाला है वो क्या है आपका, जी इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया जी जो है स्पेसिफिक क्या है, ये जी जो है हमने स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर रखा है इसलिए अर्थ के लिए। तो जी इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और आर जो होगा, एम जो है वो मास ऑफ जिस भी प्लेनेट का आप निकाल रहे हो उस प्लेनेट का मास हो जाएगा। आर जो है जिस भी प्लेनेट का आप निकाल रहे हो उस प्लेनेट का रेडियस हो जाएगा। और जहां तक रही बात, सॉरी ये स्क्वायर भी रहेगा। और जहां तक रही बात जी की है, तो ये जी में आपका क्या हो जाएगा, जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो चलो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक प्लेनेट है, मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, बड़ा गंदा सा स्फीयर बना है भाई आज। ये मान लेते हैं हमारे पास एक अर्थ है। चलो पहले अर्थ के लिए निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले अर्थ के लिए निकाल लेते हैं। तो ये आपका अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो है इस अर्थ पे क्या हो गया, आप इसके अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हो। ठीक है, ये इसका अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस पे क्या हो, ये आप खड़े हो। ये हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया। ठीक है, तो इस अर्थ के सरफेस पे क्या हो, आप खड़े हो। आपका जो मास है वो स्मॉल एम है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हो, और अर्थ के सरफेस पे अगर आप खड़े हो तो इसका मास क्या है, एम है। और ये आपका जो है अर्थ का सेंटर है, और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। क्या है, कैपिटल एम है। अब यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है आपका आर है। हालांकि जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया था, वो पिछले क्लास में ये बताया था कि जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आर होता है, आर बेसिकली सेंटर टू सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। लेकिन अर्थ इतना बड़ा है, कि उसके कंपैरिजन में आपकी हाइट इतनी सी है। भाई अर्थ इतना बड़ा है, उसके साथ आप उस पर जो है खड़े हो, तो आपकी जो हाइट होगी वो, भाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर के सामने ये जो है 2 मीटर 3 मीटर का कोई कंपैरिजन है। अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ जो है आपका इतना बड़ा है, और उसके सामने आपका 1 मीटर 2 मीटर कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा, हालांकि थोड़ा सा इसके सरफेस थोड़ा सा ऊपर होगा, अर्थ के सरफेस थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या मान लिया, इसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस क्या है आपका, आर है। ये आपका एक प्लेनेट है, और जो है इसका मास एम है, रेडियस आर है। ठीक है,
और यहाँ पे आप खड़े हो, लेकिन हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस होगा इसको इग्नोर किया, क्योंकि इसके रेडियस के सामने, प्लेनेट के मास के सामने इसकी भाई क्या ही होगा, ये छोटा सा hgt के बराबर है ये, ठीक है। तो ये है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो है न्यूटन्स फोर्थ लॉ क्या कहते हैं कि जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक ऑब्जेक्ट ये और अर्थ है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो अगर मैं निकालूंगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जी m1 m2, तो मास आपका m हो गया और दूसरा मास क्या है, m हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो ये आपका r स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो अर्थ के बीच में और इस छोटे से लड़के के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जी एम कैपिटल एम बाई मास ऑफ अर्थ, जो मास है प्लेनेट का या अर्थ का, जो भी जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, तो एम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, और ये रेडियस है, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट है अगर किसी प्लेनेट के या अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी अर्थ पे या किसी प्लेनेट पे क्या हुआ है, रखा हुआ है, तो ये किस किस फोर्स से ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। मान लो यही जो है लड़का है, ये आपका अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, ये डू 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 डू, ये लड़का है हमारा अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और ये मास m है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अर्थ जो है इसको कितने फोर्स से खींच रही होगी नीचे, अर्थ जो है इसको कितने फोर्स से नीचे खींच रही होगी, जाहिर सी बात है इसके वेट के बराबर फोर्स लगा रही होगी, यानी ये किस फोर्स से खींच रही होगी, ये फोर्स mg के बराबर खींच रही होगी। भाई यही लड़का अगर सरफेस पे प्लेनेट पे खड़ा है तो वेट जो होता है, वेट होता है mg, तो इसके ऊपर ये जो प्लेनेट है इसको किस फोर्स से नीचे की तरफ इसको किस फोर्स से नीचे खींचेगा, इसको mg फोर्स से नीचे खींचेगा, किस फोर्स से नीचे खींचेगा, mg फोर्स से नीचे खींचेगा, और जब वो mg फोर्स से नीचे खींच रहा है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि भैया ये फोर्स लग रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि भाई इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ये है, लेकिन ये कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ये है। इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही है कि नहीं है, यानी ये दोनों फोर्सेस सेम है आपकी, ये दोनों फोर्सेस क्या है आपकी, सेम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहां से दोनों ही आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कह रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ये लग रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि अर्थ जो है इस फोर्स से नीचे खींच रही है। इसका मतलब दोनों ही बातें ट्रू है, और अगर दोनों ही बातें ट्रू है तो इसका मतलब जो है, जो mg है, mg इज इक्वल टू क्या है आपका, g m स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं अर्थ की बात, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कि अर्थ की बात कर रहे हैं, ये किसी भी प्लेनेट की बात करें जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, उस पे जो लड़का खड़ा है, बालक खड़ा है, बालिका खड़ी है, लड़कियां बुरा ना माने, बालक या बालिका भी हो सकती है, ये तो खड़ा है और जो ये मास m है, तो उनके बीच में दोनों जो फोर्स होगी, ये जो इनके बीच में जो भी प्लेनेट होगा नीचे किस फोर्स से खींचेगा, वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, तो mg जो, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगी, ये लगेगा। अब दोनों ही बातें ट्रू हैं, अब दोनों ही बातें सत्य है, इसका मतलब दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होगी, यानी ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो जी mg जो है किसके बराबर हो जाएगा, जी m अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये छोटा m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, छोटा m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। तो जहां पे m आपका क्या है, ये आपका मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट है, और ये आपका r क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ प्लेनेट है, क्या है आपका रेडियस ऑफ प्लेनेट, क्या है आपका रेडियस ऑफ प्लेनेट है। और इसके बारे में तो भाई जानते ही हो आप, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये बातें आ गई, यहाँ से इसका डेरिवेशन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो G इज इक्वल टू क्या, किसी भी प्लेनेट का जो G होगा वो किन बातों पर डिपेंड करता है, वो उन बात, किसी भी प्लेनेट का जो आपका G होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, G कैपिटल G जो कांस्टेंट है उस प्लेनेट के मास पे और उस प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। इतनी बातें क्लियर है, यानी
एक बात क्लियर हो रही है यहाँ से एक बात ये क्लियर हो रही है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपका क्या एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फ्री ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है भाई, ये अर्थ जो है फोर्स लगा रही है, उस अर्थ के फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये सारी बातें क्यों हो रही है, ये सारी बातें अर्थ के फोर्स की वजह से हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। अब जब हमने एक बड़ी प्यारी सी बात देखने को आई कि जो हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आ रहा है वो किसी भी प्लेनेट जी पे डिपेंड कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लेनेट, अगर आप सेम मास प्लेनेट पे हो तो उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, उस प्लेनेट का रेडियस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी ये जो ओवरऑल आ गया, ये जो जी की वैल्यू आ गई, ये किसी भी गिवन प्लेनेट के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। भाई देखो ना, ये वाली चीज भी कांस्टेंट है, मास भी प्लैनेट का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेडियस भी तो कांस्टेंट रहेगा। यानी ये ओवरऑल ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। यानी अगर जी कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, तो जी किसी गिवन प्लैनेट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी भी किसी गिवन प्लैनेट के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आप ये बात देख सकते हो कि जो आपका जी होता है, ये किसी भी, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेलरेशन आप समझते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना तेजी से बढ़ रही है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फॉर्मूले में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास, भाई देखो छोटा एम तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन लगता है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो तो कट गया है। चाहे आपका छोटा मास हो चाहे आपका बड़ा मास हो, दोनों पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन सेम लगता है। और एक्सेलरेशन सेम लगने का मतलब पता है आपको क्या है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है, इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम रेट से बढ़ेगी, और दोनों की स्पीड सेम रेट से बढ़ेगी, तो इसका मतलब दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस करेंगे, ट्रेवल करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट आपका भारी है, ऑब्जेक्ट आपका उसका वेट कम है, ऑब्जेक्ट आपका भारी है, ऑब्जेक्ट आपका कम है। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखते हैं भाई, जैसे कि मान लो ये आपका एक पेपर है, क्या है, ये आपका एक पेपर है, इस पेपर का वेट कितना होगा, मुश्किल से 1 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा। और ये आपकी एक बुक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक बुक है। तो ऐसे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस बुक का, बस ऐसे ही इस बुक को मैं पढ़ रहा था तो रखी हुई थी तो उसको उठा लिया मैंने। तो जैसे ये बुक है, अब इसका बुक जो है ये अराउंड 285 ग्राम्स की बुक है ये। तो हमने क्या करना है कि देखो, अगर मैं इसको, ये जो बुक है इसके ऊपर इसका मास ज्यादा है, तो अगर ग्रेविटी, हम ये देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मास पे डिपेंड करती, तो इसको जब मैं रिलीज करूंगा तो नीचे जा रही है, और इसको जब मैं रिलीज कर रहा हूं तो ये नीचे जा रही है। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में रख दूं, दोनों को क्या कर दूं, साथ में रख दूं, दोनों को क्या कर दूं, साथ में रखूं, अगर ये पेपर इसके नीचे है, तो जब मैं दोनों को साथ में रिलीज करूंगा तो होगा क्या कि ये जो पेपर है भाई, ये जो पेपर है इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, बुक के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। तो दोनों को जब मैं रिलीज कर रहा हूं तो आप देख रहे हो दोनों साथ में जा रही है, दोनों जो है दोनों साथ में ट्रेवल कर रही है। अब ऐसा हो सकता है आप ये बोलोगे भाई बड़ा वाला ऑब्जेक्ट भारी है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, नीचे वाले को दबा ले रहा है, तो इसका मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। अब अगर भारी ऑब्जेक्ट अगर जल्दी गिरता है, अगर भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिर रहा है, कहने का मतलब उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तभी तो जल्दी गिरेगा। और अगर हल्के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कम लगती है, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम आएगी, तो ये धीरे धीरे गिरेगा और ये तेजी से गिरेगा। तो लेकिन अब इस केस में भी जब मैं दोनों को साथ में रिलीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ में रिलीज कर रहा हूँ, देखो दोनों को क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ में रिलीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ में रिलीज कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये है, अगर इस केस में भी क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं साथ में रिलीज कर रहा हूँ, तो देखो अब दोनों ही पेपर और कॉपी जो है साथ में ही नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, साथ में ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये आपका मासेस पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप एक 10 किलो का बॉल गिराओ, चाहे आप एक 10 किलो का बॉल गिराओ और आप एक 1 किलो का बॉल ले लो, दोनों को जब रिलीज करोगे तो दोनों पे जो एक्सेलरेशन लगेगी वो सेम लगेगी, दोनों पे एक्सेलरेशन क्या लगेगी, सेम लगेगी। और दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगने का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम टाइम में जो है ग्राउंड को टच करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, सेम टाइम में ग्राउंड को जो है टच करेंगे, ठीक है। अब बच्चों को कई बार सवाल आता है कि सर
जब इस बुक को जो है दोनों को साथ में, पेपर को और बुक को जब साथ में रिलीज कर रहे हैं, तो बुक जो है वही पहले नीचे चली जा रही है और पेपर जो है वही लेट में नीचे आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर होता है ना, एयर क्या करता है, ऊपर की तरफ इस पे अपथ्रस्ट लगाता है। क्या लगाता है? अपथ्रस्ट लगाता है। जैसे ये पेपर है तो इसका वेट हम हल्का था, जब इसको नीचे छोड़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना, एयर से इसको छोड़ रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स तो नीचे लग रही है। देखो इस पेपर पे क्या हो रहा है, ये पेपर है और इस पे जो ऐसे पेपर रखा हुआ है, ऐसे 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 पेपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ अर्थ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, और अपथ्रस्ट जो है इसके ऊपर लग रहा होगा, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा। तो ओवरऑल जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी वो mg माइनस अपथ्रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ओवरऑल फोर्स कम लग रही है। जब फोर्स कम लगेगी तो भाई तो नीचे स्लो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो अपथ्रस्ट की वजह से है। पर अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हम वैक्यूम में करें से, अगर ये वैक्यूम में करने से क्या होगा, अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो होगा ये कि आप चाहे 1 ग्राम का बॉल ले लो, चाहे 10 ग्राम का बॉल ले लो, दोनों को जब रिलीज करोगे तो दोनों क्या जाएगा, वो दोनों सेम टाइम पे क्या जाएगा? नीचे जाएगा। दोनों क्या है? सेम टाइम पे ही नीचे जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज तो नहीं हुए ना इससे? सिंपल ये याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आपका कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। यानी छोटा मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं बीच में आया ही नहीं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं बीच में आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो डिपेंड करता ही नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यानी दोनों की जो स्पीड बढ़ेगी वो सेम रेट से बढ़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक 10 किलो का बॉल है या 1 किलो का बॉल है, दोनों की जो स्पीड बढ़ेगी वो सेम रेट से बढ़ेगी। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी केस में जो है इसको इरेज कर दूं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है ना? चलो इरेज कर रहा हूं मैं। 1 नहीं किया तो नोट कर लो। 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। चलो चलो, अगर हम अर्थ की बात करें तो जब हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ को मैंने बोला स्पेशली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी फॉर अर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की बात कर रहे हैं। फॉर अर्थ फॉर अर्थ तो जी आपका क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये तो यूनिवर्सल है। अर्थ के लिए निकालो, मार्स के लिए निकालो, जुपिटर के लिए निकालो, किसी के लिए निकालो जी। और ये मास किसका हो जाएगा? मास, इस बार मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। और रेडियस किसका हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो जी क्या आ गया आपका? जी आपका आ गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और ये आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। और जी सिंबल जो रिजर्व है ये आपका किसके लिए? स्पेशली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के लिए हमने रिजर्व कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है भाई, तो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में जो है आ गया होगा। देख लेता हूँ सब क्या आ रहा है रिकॉर्डिंग में सब। चलो बहुत बढ़िया से सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ओके, तो हमने जो है एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया है। अब इसके बाद जो है देखो क्या करना है हमें। नोट इरेज करो इसको। चलो भाई इसको जो है इरेज कर लेते हैं। चलो अब देखो क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। अब एक काम करते हैं, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं वेरिएशन इन जी। क्या देख लेते हैं? वेरिएशन इन जी। जी जो है वो वेरी कैसे कैसे करता है, जी जो है वो वेरी कैसे कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वेरिएशन इन जी। क्या है? वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी। अब देखो वेरिएशन इन जी क्या है। देखो जैसे मान लो डू 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 डू, ये है आपका अर्थ। ठीक है,
ये आपका अर्थ है, अर्थ का मास m है, और ये लड़का है एक हमारा, इस लड़के को हमने क्या कर दिया है, इस लड़के को हमने कुछ h हाइट ऊपर भेज दिया है, इस बार क्या कर दिया है, कुछ h हाइट ऊपर भेज दिया है। ये हमारा प्यारा सा लड़का है, इसको हमने, नहीं मेरा लड़का नहीं है, मेरी तो अभी शादी वादी नहीं हुई है, तो ये एक लड़का है और हमने क्या किया है, हमने इस लड़के को ऊपर भेज दिया है। क्या भेज दिया है, ऊपर, मतलब उतना ऊपर नहीं जो आप सोच रहे हो। तो ये मान लो हमने जो है ये ऑब्जेक्ट का मास m है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से इसका सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो आपका मान लेते हैं r है। क्या है, r है। क्या है, r है। ठीक है। अरे भैया ये प्लेनेट है, अब प्लेनेट से एक बालक है, बालक को हमने ऊपर फेंक दिया है, या कोई और बालक को ले लो, उसका मास m है, या किसी ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लो। तो ये जो आपका जो है टोटल डिस्टेंस, इसके सेंटर से, इस अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, भाई ऑब्जेक्ट इसका तो क्या ही होगा, सेंटर, तो मान लो जो भी हाइट है, मान लो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो हाइट है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो हाइट है, वो क्या है, r मान लिया। क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। भाई प्लेनेट लिया, प्लेनेट का मास m है, प्लेनेट का मास क्या ले लिया, चलो कैपिटल m ले लेते हैं यार, कैपिटल m ले लिया, और इसका मास क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मास स्मॉल m हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, भाई जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया हमने, r ले लिया। तो अगर मैं g निकालू, इसके लिए क्या निकालू, g निकालू, तो g क्या क्या होता है आपका, कैपिटल G। क्या होता है, कैपिटल G, और ये आपका हो जाएगा मास, और मास क्या है आपका m, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका r, r का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसको g डैश ले लेते हैं, क्योंकि g तो है आपका स्पेसिफिकली अर्थ के लिए है, तो अगर किसी और प्लेनेट के लिए निकालोगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, g डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g डैश आ जाएगा। तो बात यह है कि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको जो g है, यानी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये डिपेंड कर रही है किस पे, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, जी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। भाई इस बात को समझ सकते हो, जैसे जैसे जो है आप अर्थ की फील्ड से दूर जाओगे, जैसे जैसे क्या होगा, आप अर्थ की फील्ड से दूर जाओगे, अर्थ के ग्रेविटेशन से दूर जाओगे, तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो कम लगेगी, तो आप फ्री होते जाओगे, आपको फ्रीडम मिलती जाएगी। तो जितना दूर आप जाओगे उतना ही आप पे क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है। यानी जो आपका जी है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है, वेरिएशन इन जी। इसीलिए आपके हेडिंग भी क्या है, वेरिएशन इन जी है, क्योंकि जब आर बढ़ रहा है, जब क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, तो आर बढ़ने से क्या हो रहा है, आर बढ़ने से आपका जी चेंज हो रहा है। तो इसलिए टॉपिक है आपका वेरिएशन इन जी। यानी अगर मैं मान लेते हैं, ये जो पर्सन है, ये अर्थ के, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो रेडियस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, रेडियस है। और ये जो पर्सन है, ये आपका मान लो h हाइट ऊपर है। ये जो पर्सन है आपका क्या है, h हाइट ऊपर है। h हाइट क्या है, ऊपर है। तो ये पर्सन आपका क्या है, h हाइट ऊपर है। अब अगर h हाइट ऊपर है, तो यहाँ से अगर मैं g निकालूं, स्पेसिफिकली g निकालूं, तो g आपका क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल G मास m, और r को मैं क्या ले सकता हूँ, r को मैं ले सकता हूँ r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी आपसे यहाँ से आप देख सकते हो कि जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे, उतना ही आपका क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, उतना ही ओवरऑल हाइट की वैल्यू, h की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जितना ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, g की वैल्यू कम आएगी। यानी जितना ज्यादा ऊपर जाओगे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, उतना ज्यादा आपका g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, ये इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, सबकी वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। ये आप मतलब ये हाइट की वजह से, अगर आप किसी अर्थ के सरफेस से किसी सर्टेन हाइट पे जा रहे हो, क्या जा रहे हो, सर्टेन हाइट पे जा रहे हो, तो हाइट पे जाने की वजह से जो वैल्यू चेंज होगी, वो इतनी वैल्यू चेंज होगी। मान लो हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ पे आपका क्या हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा, जी आपका हो जाएगा जी m अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ आर पे रेडियस अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लेकिन अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ से आप h हाइट ऊपर चले गए, तो जी डैश क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी,
और मास ऑफ अर्थ अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस आप h हाइट ऊपर चले गए तो h स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल वेरिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएशन आ जाएगा। अगर हम अर्थ से कंपेयर करें, अर्थ पे लगने वाली भाई, अर्थ पे अगर ग्रेविटी जी कितना लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और हम बोल रहे हैं कि आप क्या हो गए, आप h हाइट ऊपर चले गए। जब आप h हाइट ऊपर जाओगे तो भाई इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है चेंज होगी। जब h हाइट ऊपर जाओगे तो उसको हमने बोल दिया जी डैश, तो जी डैश आपका क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि दोनों के बीच में रिलेशन देखूं, क्या देखूं, दोनों के बीच में रिलेशन देखूं कि दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, तो मान लेते हैं अगर मैं इसकी जी के टर्म में देखूं कि चेंज आया है, तो जी के टर्म में कितना चेंज आया है, तो ये देखूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों को डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू में, आपको पता है ये वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाली चीज से मल्टीप्लाई होती है और ये वाली चीज ये इससे मल्टीप्लाई होती है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर ई प्लस एच का रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो देखो जी एम ई जी कांस्टेंट था, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, तो आपका कितना आ जाएगा, जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, जी अपॉन में जी डैश कर लूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर ई प्लस एच अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। तो अगर ये केस आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसको वही आर ई, इसको मैं लिख सकता हूँ आर ई अपॉन में आर ई प्लस ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। तो आर ई से कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी जी आपका जी कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि जी आपका कितना आ जाएगा, जी आपका कितना आ जाएगा, जी आपका आ जाएगा जी डैश इंटू में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा। यानी सिंपली अगर आप ये करना चाहो जी डैश की वैल्यू निकालो तो जी डैश आपका क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा, जी आपका आ जाएगा जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा। इतना आपका क्या होगा, यानी ओरिजिनल जो था, सॉरी ओरिजिनल जी आपका, ओरिजिनल आपका जी था अर्थ पे, लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस पे गए तो आपका जी हो गया, और अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपका जी में चेंज होगा, और जी आपको पता है कम होगा, तो कितना कम होगा, वो आपका 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, जो है जी आपकी जी की वैल्यू में चेंज आएगी। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है भाई। ये मैंने बोला कि वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन जी देख रहे हैं ड्यू टू हाइट, तो वेरिएशन इन जी देख रहे हैं ड्यू टू हाइट में क्या हो जाएगा, अगर हम किसी प्लैनेट की बात करें तो जो आता है वो जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर होता है। तो मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट है वो एच हाइट जो है आर हाइट पे है, आर टोटल सेंटर, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना आर, तो हमने ये निकाला कि भाई जो है ये निकाल लिया, अर्थ पे है, मान लो अर्थ पे है, तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें क्या चला गया, अब वो एच हाइट ऊपर चला गया, क्या चला गया, एच हाइट ऊपर चला गया। तो एच हाइट ऊपर चले जाने के बाद जी चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जी एम ई मर जाएंगे, बचेगा कि आपका आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, दोनों को एक ही चादर में ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो इसको मैं ले सकता हूँ आर ई अपॉन में आर ई प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर, तो आर ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपका एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से जी अपॉन में जी डैश कितना आ गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या बचा यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी डैश इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं जी डैश की वैल्यू निकालूं, जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये मतलब जो आपका जी होगा वो इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एच हाइट ऊपर जाने से। क्या हो जाएगा, एच हाइट ऊपर जाने से। तो ये बस
आपको बता दिया, जो है आपके स्कूल लेवल पे इतना नहीं आएगा ये, बस आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आप एच हाइट ऊपर जाते हो तो एच हाइट ऊपर जाने से आपको ये पता होना चाहिए, जब आप एच हाइट ऊपर जाते हो तो आपका क्या होगा, एच हाइट ऊपर जाने से क्या होगा, आपका जो जी है वो आपका घटेगा। क्या होगा, जी आपका घटेगा। कितना घटेगा तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना घटेगा, क्या घटेगा, इतना इतना घटेगा जो है कितना टाइम, 1/h/RE का होल स्क्वायर इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा एक चीज और है, ये जो वैल्यू में चेंज आएगी तभी आएगी जब आपका जो हाइट होगा वो कम से कम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हो। अब आपका सरफेस से आप देख रहे हो 100 जो है सरफेस से आप देख रहे हो कितना, सरफेस आप देख रहे हो 100 मीटर चले गए, 10 मीटर चले गए, तो 10 मीटर का 100 मीटर का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। नीचे जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और ऊपर आप रख रहे हो 100 मीटर, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर को जो है 10 मीटर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग जीरो के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। अरे बाबा, हाइट आपने ले ली 10 मीटर और नीचे 10 को डिवाइड करोगे तो 6400 किलोमीटर से, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी करीब 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 जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर, तो जी डैश, जी की वैल्यू जी डैश जो होगा वो जी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, यानी जब वेरिएशन तभी आएगा जब जो एच होगा, जब आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओगे, क्या चले जाओगे, बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओगे, तब जाके वेरिएशन आएगा। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। बस आपको इतना भाई, अगर आप क्लास 9 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बस को इतना याद रखना कि जब आप एच हाइट ऊपर जाओगे तो एच हाइट ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और भाई जो बच्चे अच्छे हैं जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, जो ओलंपियाड वगैरह के लिए, तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका एच हाइट ऊपर जाएगा तो एच हाइट ऊपर जाने की वजह से जी अपॉन में 1+h/RE का होल स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर h की वैल्यू बहुत कम है, क्या देखो बता देता हूँ, तो यहां से देखो, यहां से जो g आपका क्या आ गया, g डैश क्या आ गया, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन में 1+h अपॉन में RE का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर h जो है, h आपका मच 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 लेस देन है RE है, तो होगा क्या भाई, h आपका बहुत कम है। जब आपका h बहुत कम है तो h को एक बहुत बड़ी सी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी करीब करीब जीरो आएगी कि नहीं आएगी भाई। अर्थ के सरफेस आप बहुत कम, अर्थ के सरफेस आप 10 मीटर पे ऊंचाई पे खड़े हो, तो 10 मीटर की ऊंचाई पे जाने से थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। तो ये आपका 10 आ गया, ये आ गया आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो जो वैल्यू आएगी करीब करीब ये जीरो जीरो आएगी कि नहीं आएगी, 0.00 तो भी आएगी, जीरो ही आ जाएगी करीब करीब। तो ये आपका जी डैश क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन में 1+0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जी डैश जो है वो आपका करीब करीब क्या आ जाएगा, जी डैश आपको करीब ये जो है आपका जी के ही बराबर आ जाएगा, यानी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेंज आपको तभी देखने को मिलेगा जब क्या होगा, जब आप अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाओगे। अरे बाबा, बात ऐसी है ना कि जब आप अर्थ के सरफेस से देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं, तो मेरी हाइट अर्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, मेरी हाइट जो है अर्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब ऐसे मैं कैसे इमेजिन करवाऊं आपको, ऐसे समझो जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब अगर मैं मान लो अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ, क्या हूँ, अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ, तो मेरी हाइट पता है कितनी होगी, मेरी हाइट इतनी ही होगी कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, और ये मैंने क्या कर दिया, एक मार्कर से ये एक डॉट चला दिया, ये जो निशान दिख रहा है, ये मैंने क्या किया, एक हल्का से इससे क्या कर दिया, एक हल्का सा एक लाइन चला दी। अब इसकी जो थिकनेस होगी, इसकी क्या होगी, जो थिकनेस होगी, जो इसकी थिकनेस होगी उतने ही बराबर मेरी हाइट होगी अर्थ पे, और मेरी तो इससे भी कम होगी। इवन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले लो, बुर्ज खलीफा ले लो, बुर्ज खलीफा की हाइट भी बस इतनी होगी। माउंट एवरेस्ट की हाइट ले लो, माउंट एवरेस्ट की हाइट भी लगभग लगभग ये मार्कर से इंक जो चला रहा हूँ, बस इसकी जो हाइट होगी, इस इंक की जो हाइट होगी इतनी ही बराबर आएगी। तो आप समझ पा रहे हो, ये चीजें रिलेटिव हैं थोड़ी सी, तो उसके अर्थ के कंपैरिजन में ये हाइट कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस नहीं होती है, जब तक वेरिएशन नहीं आने वाला। जब आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओगे तब जाके थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो बस आपको ये याद रखना, अगर इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हाइट पे जाएंगे तो आपका हाइट पे जाने से क्या होता है, आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलो, तो अभी ये जो हमने देखा है वो हमने देखा है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, हमने देखा वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। अब हमें देखना है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ।
चलो अगली हेडिंग डालो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, जो है चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। और वैसे ये स्कूल लेवल पे आपको इतना ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वेरिएशन इन ड्यू टू हाइट, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आप समझ जाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्कूल लेवल पे क्या होता है, स्कूल लेवल पे आपका यही रहता है कि वेरिएशन इन, दो तरह से हमने वेरिएशन पढ़ना है। वेरिएशन हमें पढ़ना है बाय हाइट या डेप्थ। तो हमने हाइट पे देख लिया कि किसी भी हाइट पे जाएंगे, अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो कितना वेरिएशन होगा। डेप्थ की कहानी थोड़ी सी अलग है, इसको हटाओ। और दूसरा हमें पढ़ना होता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो स्कूल लेवल पे आपका ये पढ़ाया जाता है, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। इसको मैं समझाता हूँ। अगर पहला वाला केस समझ में आ गया है तो ये वाला केस कुछ भी नहीं है, बस हलवा सा हो जाएगा। तो चलो अब हम देख रहे हैं वेरिएशन इन डी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ यू। चलो तो वेरिएशन इन डी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। वो जो गाना आया था शेप ऑफ यू एड शेरन का, एक टाइम पे फेवरेट गाना हुआ करता था। बहुत सुनता था उस गाने को। तो चलो वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो चलो अब आपको पता है जो अर्थ है हमारी, ये परफेक्टली स्फीयर नहीं है। परफेक्टली क्या है, स्फीयर नहीं है, मतलब परफेक्टली इस तरह से नहीं है। थोड़ा सा गंदा हो गया मेरा, मतलब अर्थ जो है वो परफेक्टली गोल नहीं है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है। क्या है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है। वो क्या थोड़ी सी चपटी है। क्या है, थोड़ी सी चपटी है। मतलब ऐसे मान लो ये अर्थ है, ये एकदम स्फीयर, तो ऐसे क्या है, थोड़ी सी ऐसे चपटी हुई है, दबी हुई है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कंप्रेस्ड है। बना देता हूँ, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, वो क्या थोड़ी सी ऐसे दबी हुई है। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे आलू का शेप देखा आपने, आलू किस तरह से होता है, मतलब कुछ इस तरह से ही इसका शेप होता है, कुछ इस तरह से। मतलब अर्थ है स्फीयर, उसको क्या कर दिया हमने, इस तरह से दबा दिया है। क्या करते, दबा दिया है, तो कुछ इस तरह से शेप होता है। मतलब इतना भी खराब नहीं होता, बट मतलब कुछ इसी तरह का होता है। बड़ा गंदा बन रहा है यार। चलो देखो दोबारा कोशिश करता हूँ। मतलब कुछ इस तरह से, अरे बाबा, मतलब कुछ इस तरह से होता है अर्थ का शेप। क्या होता है, कुछ इस तरह से अर्थ का शेप होता है। मतलब थोड़ा सा ऐसे चपटी होती है। क्या होती है, चपटी होती है। अरे ऊपर से देखते हैं स्पेस से तो अर्थ ऐसे चपटी ही दिखती है, ठीक है। तो अर्थ का शेप होता है आपका ऐसा होता है। ये जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ इक्वेटर। और ये जो होता है आपका रेडियस ऑफ, ये आपका होता है रेडियस ऑफ पोल। ये क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ पोल। अब देखो जो रेडियस ऑफ इक्वेटर होता है, रेडियस रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होता है वो आपका ग्रेटर देन होता है रेडियस ऑन पोल से। रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो अगर हम ये बात करें, जैसे जो जी होगा, जी क्या होगा, जी जो होगा कैपिटल जी मास m अपॉन में r का स्क्वायर, ये डिपेंड करता है। आप देख रहे हो जो जी है वो आपका क्या है, इनवर्स, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, रेडियस के स्क्वायर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर पे। तो ये वाला जो रेडियस ऑन इक्वेटर है, इसकी लेंथ क्या आपकी ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या आपकी ज्यादा है। जब इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो यहाँ पे जी ऑन इक्वेटर विल बी लेस देन आएगा। किससे, ये जो पोल है, रेडियस ऑन पोल है, ये आपका क्या छोटा है। रेडियस ऑन पोल आपका क्या है, रेडियस ऑन पोल आपका छोटा है। तो जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ओवरऑल जी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो जी ऑन पोल आपका क्या है, जी ऑन पोल आपका ग्रेटर है। जी ऑन पोल आपका क्या है, ग्रेटर है। तो ये चीज आप स्कूल लेवल पे आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी जो होता है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने ये देखा कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है रेडियस ऑफ पोल। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है तो जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर होगी वो आपके लेस होगी, ठीक है। और रेडियस ऑफ पोल आपका क्या छोटा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो छोटा है तो वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी आएगी। तो जी ऑन पोल आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और ये आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटली, ये आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है।
ऐसा करके देखा भी गया, और हाँ चेंज आता है जब हम इक्वेटर पे निकालते हैं तो वैल्यू आपकी क्या आती है, इक्वेटर पे वैल्यू आपकी थोड़ी सी कम आती है, और पोल पे जब वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आपकी थोड़ी सी ज्यादा आती है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली क्या है, वेरीफाइड है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, जो आपके स्कूल लेवल के लिए आप पढ़ सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर है, नोट करो इसको। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब इस पे एक देखो, स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं ये देख लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस क्या 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 आते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। इरेज करूं, चलो नोट कर लिया होगा। अब इस पे क्वेश्चन ये आते हैं, जैसे मान लो जो क्वेश्चन है वो आपका वेरिएशन इन जी के ऊपर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं, मान लो जो है अर्थ है ये है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वेट ऑन अर्थ इज W। वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट क्या W है। सो वेट ऑन अर्थ इज W, सो फाइंड वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट on another planet of mass having mass of earth upon 3 times and radius is रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2, यानी रेडियस के अर्थ की क्या है, आधा है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी काफी अच्छी है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो वेट ऑन अर्थ इज W, सो फाइंड द वेट ऑन सेम ऑब्जेक्ट ऑन अनदर प्लेनेट ऑफ मास हैविंग m/3, यानी मास ऑफ अर्थ का थ्राइस है, मतलब 3 गुना कम है, एंड रेडियस क्या है आपका, आधा है। रेडियस आपका क्या है, आधा है। तो ये क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। अब ऐसे कुछ भी हो सकता है, थाई तो बोल सकता है 3 गुना है, 4 गुना कम है, 5 गुना कम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये करना है आपको। तो आपको पता है कि वेट अलग अलग आता है, क्योंकि जो वेट होता है, वेट ये आपका वेट जो है mg के बराबर होता है। वेट किसके बराबर होता है, वेट आपका mg के बराबर होता है। वेट है, वेट इज इक्वल टू mg। बट जो है और आपने देखा कि जो g होता है, g ये चेंज होता है, ये मास पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है। तो दूसरा प्लेनेट है तो उसका मास भी कुछ होगा, दूसरा प्लेनेट है तो उसका रेडियस भी कुछ अलग है, तो इसका क्या होगा, जी अलग आएगा। तो समझ में आ रहा है आपको। तो अगर हम अर्थ की बात करें, वेट ऑन अर्थ की बात करें, तो वेट ऑन अर्थ को क्या बोलते हैं, W बोलते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। जी आपका किसके लिए है, जी आपका है ग्रेविटी ऑन अर्थ। और वेट ऑन प्लेनेट की बात करें, वेट ऑन प्लेनेट की बात कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं, वेट ऑन प्लैनेट। तो वेट ऑन प्लैनेट को क्या बोल दिया, वेट ऑन प्लैनेट को क्या बोल दिया, W बोल दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, m। और भाई दूसरे प्लैनेट का जी अलग, मास तो सेम रहेगा ना, फंडामेंटल क्वालिटी है, क्वांटिटी ये तो सेम रहेगा, तो चेंज होगा नहीं। तो W को क्या बोल दिया, जी डैश बोल दिया। पर भाई मास सेम रहेगा लेकिन जी तो क्या रहेगा, अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका W अपॉन में W डैश, यानी वेट ऑन अर्थ अपॉन में वेट ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन में mg डैश। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, जी डैश है, तो आपको बचेगा क्या, g अपॉन में g डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g अपॉन में g डैश आ जाएगा। आपको पता है g जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, g जो होता है वो किसके बराबर होता है, g मास अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। तो एक काम करो, g की वैल्यू रख दो, क्या कर दो, g की वैल्यू रख दो। तो g आपका क्या है, g ऑन अर्थ है, ये आपका हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है जी डैश से, तो जी डैश आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट। तो मास ऑफ प्लेनेट कितना है, ये आपका है मास ऑफ अर्थ अपॉन में कितना है, 3 टाइम्स है। और इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है किससे, रेडियस ऑफ प्लेनेट से। और रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना है आपका, r/2 है, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा g
मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में ये थ्राइस टाइम्स है, और इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो यानी इनटू में क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये चीज है जी एम बाई 3, और इसको हमने डिवाइड करना, तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आर स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू में फिर से वही चीज, ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 4 टाइम्स ऑफ जी एम ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे बस वैल्यू रख दी है बाबा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया जी मास कितना था एम ई अपॉन 3 था भाई दूसरे प्लैनेट का, और यहाँ पे रेडियस कितना था, रेडियस था आधा हो गया, तो रेडियस आर रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2। अब इसका जो स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो दोनों को डिवाइड कर दो, जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वही लिखा है जी एम ई अपॉन में थ्राइस नीचे था रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला गया। अब फिर से वही चीज, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये 3 टाइम्स आर ई ऊपर चला गया, और नीचे आपका क्या बचा 4 टाइम्स ऑफ जी एम ई। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जी एम ई जी इंटू मास ऑफ अर्थ, जी इंटू मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3/4 बचेगा। क्या बचेगा 3/4 बचेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वेट अपॉन डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 3/4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू, डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डैश आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ ये, यानी होगा क्या होगा बेसिकली वेट जो होगा आपका क्या हो जाएगा पिछले वेट का 4/3 टाइम्स हो जाएगा। पिछले वेट का क्या हो जाएगा 4/3 टाइम्स हो जाएगा। पिछले वेट का कितना हो जाएगा 4/3 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा, और जो है कि कैसे क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो है इसको, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको इसी पे एंड करते हैं। और इसके दूसरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ इसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हम कर लें फ्री फॉल के। तो आप जो है पढ़ाई करते रहिए, और इसके आगे आने वाली जो वीडियो होगी इसमें हम इसके प्यारे प्यारे और थोड़े से अच्छे अच्छे क्या कर लेंगे न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें करिए, और वीडियो को देखिए, पढ़िए, नोट्स रिवाइज करिए, और अगले जो है वीडियो में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल लाके आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो है करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपने देखा थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, बिना नोट्स बनाए जो है मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाना, तभी पढ़ने का पूरा फील आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।